डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डी। डी आपका ग्रीक अल्फाबेट से आता है। कई बार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर ए मेरा मैट्रिक्स रहा होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स आप कुछ भी ले लो, है ना। चलो मैं बार बार अगर ABCD लूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7 8 9, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। किस तरह का डिटर्मिनेंट है? 3/3, है ना। वैसे डिटर्मिनेंट में केवल 3 बोलना सफिशिएंट होता है ऑर्डर, क्यों? क्योंकि रो और स्क्वायर कॉलम होता है। हाँ सेम होते हैं, तो केवल एक ही बोल दिया तो भी चलेगा, और 3/3 बोला तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन 9 एलिमेंट्स हैं, और इन 9 एलिमेंट्स के नाम होंगे क्या? सेम जैसे कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, A11, A12, A13, ऐसे। फिर A21, A22 और A23, फिर A31, A32 एंड A33। यहां तक सभी को पता है, किसी को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये जो मैट्रिक्स में है एग्जैक्टली वैसा ही है। तो आप में से सारे 23 बच्चे मुझे इनकी वैल्यूज बताते जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सेम सर 147 A12, 2 3 सर। हाँ 2, और A13 3 है ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। फिर मैं जल्दी से लिख देता हूँ ऐसे, 4 5 6। ठीक है, 7 8 9। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टोक देना बीच में, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना सभी को अच्छे से आता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे, ये तो हमने क्या किया कि हमारे को एक डिटर्मिनेंट दिया गया, उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया, ऐसे ऐसे नाम देंगे। अच्छा, अब क्या सीखेंगे? डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट अ डिटर्मिनेंट, ये अपन अभी सीखेंगे। तो कैसे करते हैं? दो तरीके से। दो तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि मेथड 1 मेथड 2 है, वो दोनों एक तरह से टूल्स हैं। पहले टूल का नाम होता है माइनर, या उसको माइनर्स कहते हैं, दूसरे को कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स प्लूरल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। तो आप ये मान लो ऐसे कि ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये आपके क्लास के 9 बच्चे हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास के। तो हर बच्चे का अपना एक पापा मम्मी होंगे अलग अलग, है ना। तो वैसे ही हर एलिमेंट के साथ अपने पापा मम्मी होते हैं। एक को हम कहते हैं माइनर, जिसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है कोफैक्टर, जिसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक हो गया मदर, मान लो माइनर, C हो गया फादर, उसको C से रिप्रेजेंट किया। लेकिन सरनेम सेम होगा। क्या? A11 का जो माइनर होगा वो M11 से रिप्रेजेंट होगा, और A11 का जो कोफैक्टर होगा वो C11 से होगा रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, माइनर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि A13 का माइनर कैसे लिखेंगे? हाँ सर, A13 को तो सर जो भी रो है वो कॉलम रिमूव कर देंगे। उसको सॉल्व करना नहीं, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दो। M13 गुड। और Yes. उसके कोफैक्टर को C13। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो माइनर्स कितने होंगे? 9। वेरी गुड, वेरी गुड, 9 माइनर्स होंगे। हर एलिमेंट का अपना पापा मम्मी, तो 9 माइनर्स हो गए। कोफैक्टर कितने होंगे? 9। ठीक है, यानी नीचे लिख दिया, नीचे हिंदी में लिख दिया, है ना। जितने एलिमेंट्स उतने माइनर उतने कोफैक्टर, उतने माइनर्स उतने कोफैक्टर। सिंपल है ना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यहां तक की बात
सबको समझ में आ चुकी होगी। अब अगला सवाल, पहले माइनर पे आते हैं फिर कोफैक्टर पे आएंगे। माइनर है क्या भाई, क्यों जरूरत पड़ी, है ना। तो माइनर हमने देखना तो सीख लिया, उसको सॉल्व कैसे करें। तो पहले फिर से यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनर के बारे में जानते हैं कि माइनर कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो लिख दिया, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो क्या करो, उसके रो एंड कॉलम को, सॉरी हिंदी में लिखना पड़ेगा, कॉलम को क्या करो, रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर ले जहां से आवाज आ रही है। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो। बचा हुआ डिटर्मिनेंट ही माइनर होगा, ही माइनर होगा। ये आपको 1 मिनट में अभी समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया। डिटर्मिनेंट ही माइनर होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है, कोई भी ले लिया, मान लो A32, इसके माइनर का नाम, सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, A32 के माइनर का नाम M32 लिख दूं क्या? अच्छा M32 ठीक है। और A32 जो एलिमेंट है वो कौन सा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आए थर्ड रो में आए, 8 है। सेकंड कॉलम में आ गए, 8 लिख दिया। अच्छा, अब माइनर कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि भाई एलिमेंट जो है उसके रो को हटा दो और थर्ड और उसके सेकंड को कॉलम कैंसिल को कर हटा दें। दो। हाँ, तो 1 ये 4 3 देखो 6। इसका रो क्या है भाई 3 और इसका कॉलम क्या है 2। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट में से आप थर्ड रो को गायब कर दो, पूरे थर्ड रो को गायब कर दो और पूरे सेकंड कॉलम को गायब कर दो। दिख गया आपको? थर्ड रो सेकंड कॉलम गायब हो गया, क्या बचा? 1 4 3 6 बचा क्या? यस। चलो, तो ये माइनर हो गया A32 का। अच्छा, तो अब आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा मुझे ये बता दे कि A23 अगर मैं लेता तो ये कौन सा एलिमेंट होता, पहले वो देख लेते हैं। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 6 है ना, यहाँ रख लेते हैं 6, और इसका माइनर 8M23 होता है, इसके माइनर का नाम सर 1 2 7 8। ठीक है, तो देखो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ A23 यानी रो क्या है सेकंड, तो सेकंड रो गायब किया, और कॉलम कौन सा है 3, तो थर्ड कॉलम गायब किया। ये तो शुरू में हम ऐसा करते हैं, बाद में आपको ये पता चल जाता है। तो जो पहले किया था उसको हटा दिया, है ना। बाद में हम ये मन की आंखों से करेंगे, तन की आंखों से नहीं इतना। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो बचा क्या? ये 1 ये 7 और ये 2 8 1 2 7 8 1 2 7 8 ये बचा मेरे पास। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वैसे ही मेरे ख्याल से अब सारे बच्चे समझ गए होंगे कि 9 के 9 एलिमेंट्स के 9 के 9 माइनस कैसे निकालने हैं। माइनर होता माइनर होता क्या वो भी बता रहे हैं आपको। दिख रहा है माइनर क्या है? माइनर भी एक डिटर्मिनेंट है, दिख रहा है? दिख रहा है ना, माइनर भी एक डिटर्मिनेंट जैसा ही दिख रहा है ना। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था 3/3। 3/3 यानी माइनर क्या है? एक डिटर्मिनेंट है जो ओरिजिनल माइनर से जिसकी डिग्री या जिसका ऑर्डर 1 कम होगा। तो इसको भी लिख लिया, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट
whose order is 1 less than the original determinant. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, No, sir. है ना? तो माइनर क्या है? एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर एक्चुअल डिटर्मिनेंट से एक कम होगा। माइनर किससे रिलेटेड होगा? हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा। निकालेंगे कैसे वो भी समझा दिया गया। तो मेरे ख्याल से माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, यस अब दूसरा आते हैं कोफैक्टर पे। तो कोफैक्टर के बारे में भी बताया गया कि हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर लिख दिया, कोफैक्टर फॉर एन एलिमेंट Aij is given as Cij, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, that is equal to -1 to the power I plus j into Mij। ये क्या है? कोफैक्टर। और ये क्या है? आपका माइनर, है ना? बस ध्यान दो, थोड़ी देर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये। तो I प्लस जे क्या होगा? या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, यही हो सकता है ना। दो नंबर का सम क्या होगा? या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो जब I प्लस जे इवन होगा तो -1 टू द पावर इवन क्या होता है? -1 टू द पावर इवन क्या होता है? 1 या -1? सर 1। 1 होता है। -1 टू द पावर इवन 1 होता है। यानी कि जब I प्लस जे इवन हो जाएगा तो कोफैक्टर और माइनर क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। दिख रहा है ना? और जब I प्लस जे ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड क्या होगा? -1। माइनस। तो उस केस में कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 या माइनस टाइम्स माइनर। यानी एक तरह से माइनर और कोफैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सिर्फ कोफैक्टर क्या है? प्लस माइनस माइनर है। कोफैक्टर क्या है? Yes. कोफैक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनर है। यही ना? यही समझ में आ गया आपको? कोफैक्टर क्या है? प्लस माइनर है या तो माइनस माइनर है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट। तो आगे आपको माइनर नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ कोफैक्टर में ही खेलते हैं। लेकिन कोफैक्टर माइनर से ही निकलता है, इसीलिए आपको दोनों चीजें बताई जाती है। तो कोफैक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया क्या है कोफैक्टर? यस सर। तो अब हम फिर से एक छोटा सा वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? मैं आपसे पूछता हूं कि कोफैक्टर्स 2 और 3 का क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 3। यस सर। अच्छा, इनटू माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये ऐसे आएगा 1 to 7 8 1 2 7 8। ये समझ में आ गया? माइनस हो जाएगा -1 to 7 8। ये आपको समझ में आ गया? यस। क्लियर है? अच्छा, थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जैसे मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, और ये G है, ये H है, ये कुछ भी है, मान लो I है, कुछ भी है। तो जो कोफैक्टर होगा इसके लिए प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। कुछ समय के बाद आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली मन में कर सकते हैं। अगर आप रो वाइज चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, कॉलम वाइज चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, रो 2 वाइज चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, कॉलम 2 वाइज चलेंगे तो भी माइनस प्लस माइनस, रो 3 वाइज चलेंगे तो भी प्लस माइनस प्लस,
कॉलम 3 वाइज चलेंगे तो भी प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा कुछ समय में। यस हम सर, आपने जैसे प्लस जैसे करके निकाल दिया ना सर। हाँ, हमने जैसे जैसे करेंगे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर C11 क्या होगा, -1 to the power 1 + 1 = 1 इंटू माइनर ऐसे करके। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रटा जाएगा, है ना, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप कैलकुलेशन जब देखते होगे बुक में डिटर्मिनेंट का तो इतना ज्यादा कुछ वो नहीं करेगा, वो सीधे सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम माइनस और को फैक्टर को यूज को कैसे डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब मैं बार बार माइनर नहीं बोलूंगा, मैं को फैक्टर ही बोलूंगा, उसी से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। तो फिर से एक डिटर्मिनेंट ले लिया ऐसे, मान लो ABC DEF GHI। देखो ये रूल्स कैसे सेट किए गए हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताए थे कि लाइंस और प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमने एक रूल बनाया है, वहीं से ये सब आया है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मेथड एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियोस हैं अपलोडेड यूट्यूब पे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितने हो गए ये बता दो आप। 3 3। 3 rows, और कॉलम कितने हो गए, 3 है। कॉलम भी 3 हो गए। तो एक डिटर्मिनेंट की खासियत होती है कि आप तो या तो आप उसको किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं ये बताओ। 6, 6 सर, 6। तो लिख लिया, देयर आर Yes. 6 ways to solve this determinant। ठीक है, कैसे, either along R1 और along R2 और along R3 और C1 और C2 और C3। इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कि आपका मन हुआ कि पहले हम रो 1 में चलते हैं फिर कॉलम 1 में फिर रो 3 में, ऐसा नहीं। या तो पूरा का पूरा रो 1 या तो पूरा का पूरा रो 2 या पूरा का पूरा रो 3 और या तो पूरा का पूरा कॉलम 1 या तो पूरा का पूरा कॉलम 2 या पूरा का पूरा कॉलम 3। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है या डाउट है। Yes. यस सर, क्लियर है। ठीक है, Yes, ये जो बोला गया ये सब थ्योरेटिकल बोला गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा, है ना। सारी कहानी समझने के बाद आप सॉल्व कैसे करेंगे वो आप बिल्कुल 1 मिनट में सीख जाएंगे, बहुत ही आसान। 6, 7, 8, 9, ठीक है। इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया गया तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसको रो 1 के अलोंग ओपन करूं या एक्सपेंड करूं, तो लिख दिया सॉल्व अलोंग रो 1, सॉल्व अलोंग रो 1। तो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बता सकते हो आप। 1, 2, 3, हाँ, ये 1, 2, 3 आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे नाम बताना, है ना। 1, 2, 3 नंबर नहीं, नाम बताना कैसे लिखते हैं, A11 A22 ऐसे करके नाम सर A11 A11 पहला एलिमेंट है, प्लस दूसरा A12, 812 A12 और तीसरा सर A13 A13। अच्छा, बस इसको इसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो, यही होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। समझ में आ 0 गई आ बात। जाएगा आंसर। ये मुझे नहीं पता, चलो ये तो मैंने ऐसे ही वैल्यू लिखा है, ये 0 आई या तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ये ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये बात समझ में आ गई।
इको फैक्टर एलिमेंट को क्यों पढ़ाया गया? ये होता है डेल्टा का डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट, ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है या डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा। क्लियर है सर। फिर आपसे पूछता हूं, सॉल्व अलोंग रो 3, अगर रो 3 के अलोंग सॉल्व करना होता तब पहला एलिमेंट क्या सेम होता? सर। नहीं, पहला So, एलिमेंट क्या होता? सर 3-1 3-1, दूसरा एलिमेंट 3-2 3-3 3-2 और 3-3। वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसके 3-1 करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर C3-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया? सेम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, यहां तक का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो तो इसको फिर सॉल्व भी करके देख लेते हैं। अभी तक तो कहानी सुन रहे थे, एग्जाम्पल कुछ भी ले लिया, इसी को ले लिया, क्या दिक्कत है? डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो तो सॉल्यूशन, इसका आंसर रो 1 के अलोंग बता दो। अलोंग रो 1, अलोंग R1, सॉरी अलोंग की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई। अलोंग R1 बता दो जल्दी से मुझे, क्या आएगा? 0 है। आंसर नहीं बताओ, एक्सपेंड करके बताओ। आंसर तो नहीं आएंगे, आंसर कोई बड़ी चीज नहीं है। A11 हाँ, A11 क्या है? यहाँ पर 1 है, दिख रहा है? yes 1 ठीक है, अच्छा। सेकेंड एलिमेंट 2 2, A1 थर्ड एलिमेंट 3 3, ठीक है। 3 अब इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर 5 8 6 9। Very 5 8 6 9 5 8 6 9 ऐसे। दूसरे वाले का 1 4 3 7 7 6 9। आप ये लिख रहे हो, ये ऐसे ये खत्म हो जाएगा। नेगेटिव पहला साइन रो भी और ये। लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी का वेट कर रहा था। 4 7 6 9 ये तो लिख लिया आपने, लेकिन ये है क्या भाई? C1 नेगेटिव है टू सर। -1 आएगा, तो यहाँ पर चुपचाप माइनस लगा दिए। वो एक्सपीरियंस के साथ खुद ही सीख जाओगे, प्लस माइनस प्लस आता है ना, धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। और थर्ड बता दो मुझे। 4 4 7 7 5 8। 4 7 5 8 4 7 5 8। हाँ अच्छा, आप इस तरह से बता रहे 4 7 5 8, ठीक है। इसको यहीं तक छोड़ दिया अभी 1 मिनट के लिए। यहाँ तक ठीक है? आपको समझ में आ गया? यस सर। चलो Yes. ठीक है। यस अभी सर। मैंने आपको 2 by 2 सॉल्व करना नहीं सिखाया था, जानबूझ करके, ताकि आप ये लाना सीख जाओ पहले, फिर तो आसान ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? no नो सर। चलो No, अब नो सर। बस अब स्पेस छोड़ करके खेल में उतर जाते हैं। मेरे पास डेल्टा है, एक एलिमेंट है 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 1। उसका नाम क्या होगा फिर? 1 A11, A11 सर। ठीक है। तो डेल्टा क्या आएगा इसका? A11 इंटू C11, यही आएगा ना? A11 इंटू C11, यही तो आएगा। यस सर। yes sir। किसी भी एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 एलिमेंट थे तो 4 एलिमेंट इंटू उनके कोफैक्टर का सम। 3 थे तो 3 का, 2 थे होंगे तो 2 का, 1 है तो 1 का करेंगे, ठीक है ना? सर C11 एम्प्टी होगा ना? देखते हैं अभी। A11 की वैल्यू 5 सर 5। 5, अच्छा। C11 को कैसे लिखेंगे? -1 टू द पावर 1 + 1 यानी कि 2, 2 ठीक है। और C11 कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहला रो हटा दो, पहला कॉलम हटा दो, क्या बचा? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। 0। तो देखो तो सब मैंने पूरा क्यों zero हो बताया, जाएगा ना? ये मैंने क्यों बताया ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम A11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? C11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा है? और C11 क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब हम एडिशन करते हैं 5, मैं तुमसे कहूं कि 5 में ऐसा कुछ जोड़ो कि 5 ही आ जाए, तो क्या जोड़ोगे? 0 0। 0। मैं Zero. आपसे कहूं कि 5 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 5 आ जाए, तो क्या करोगे? तो 1। 1। इसको ध्यान रखना, 1। आप मल्टीप्लाई करते समय 5 के साथ या किसी नंबर के साथ अन्याय नहीं कर सकते।
अगर 5 को पकड़ के 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्ती तो बेचारा 0 हो जाएगा, उसकी गलती क्या थी। Yes. उसी तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 आ जाएगा वापस से। समझ में आया, Yes. हाँ लॉजिक समझ में आ गई। आप 0 नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, जिस तरह से समेशन में या सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। लॉजिक समझ में आ गई आपको अच्छे से। Yes. तो Yes, sir. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बता दो बिना कैलकुलेट किए सीधे। सर -11 -11 सिंगल एलिमेंट में कोई Yes, टेंशन ही नहीं है, जो भी अंदर है वही उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला से आप देख लो, हर बार थोड़ी ना फॉर्मूला करेंगे हम, जो है वही आ जाएगा। ठीक है, ये सीख लिया एक एलिमेंट के लिए आपने, मतलब 1 by 1 सीख लिया आपने, है ना। 1 by 1 में डाउट नहीं है ना किसी को। No, sir. तो अब 2 by 2 देख लेते हैं, 2 by 2 देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला से जाएंगे, फिर उसका शॉर्टकट या जो भी है वो सीखेंगे, ऐसा मान लो। तो रो वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं, रो 1 वाइज, है ना। मान लो रो 1 वाइज कैलकुलेट किया तो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ऐसा लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. ठीक है, Yes. A11 क्या हो जाएगा 3। 3. अच्छा, Yes, sir. और A12 4 आपको दिख रहा है। Yes. Yes, sir. अच्छा, C11 6 हो जाएगा। C11 को पहले C11 ऐसे 6 हो लिख जाएगा। दूं क्या, -1 + 1 यानी 2, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 1 + 2 3, यहाँ तक ठीक है। यस Yes. C11 कैसे Yes. निकालेंगे, पहले रो को हटाया, Six. पहले कॉलम को हटाया, तो इसको यहाँ पर चुपचाप Six. 6 लिख दिया। C12 कैसे Six. लिखेंगे, पहले रो को हटाया सर और 5 सेकेंड कॉलम को हटाया, 5. तो 5 बचा। यहाँ तक ठीक है। 5. तो ये आपको क्या आएगा, Yes, sir. 3 × 6 -4. -4 × 5, ऐसा कुछ आया। -4. यही आया ना, ये सही है। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि इतना लंबा करने की बजाय मैं सीधे इसको मल्टीप्लाई करता, और क्योंकि साइन रिवर्स हो रहा है तो माइनस के साथ इसको कर देता। क्यों? क्योंकि 3 से 6 में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, फिर 4 से 5 राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, तो माइनस बीच में आएगा। तो 3 × 6 -4 × 5 लिख सकता हूँ क्या डायरेक्टली। Yes, sir. सही है। Yes. ये इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तो कर ही सकते हो। 18 - 20 -2 आएगा। चलो, तो और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से इस पर। सर हाँ सर जो सर 2 × 2 का सर डिटर्मिनेंट्स रहेगा सर, हाँ, को हम सिंपली माइनस में कर देंगे ना सर हमेशा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस नहीं करके। करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, माइनस तो बीच में आएगा ना, देखो इसकी वजह से आ रहा है। यस सर, तो इसकी अब वजह डायरेक्ट से आ इतना रहा है। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है ना सर, नहीं। डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। लेकिन ये आया कैसे, इसी को सिखाया गया यहाँ पर, है ना, इसी को सिखाया गया। शॉर्टकट कब बनता है, जब तुमको उसका प्रोसेस पता हो, तब तो हम शॉर्टकट बता सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि शॉर्टकट पहले सीखा और प्रोसेस बाद में सीखेंगे, ऐसा उल्टा प्रोसेस नहीं करते हम लोग। पहले Yes, लॉजिक sir. से समझ लिया, शॉर्टकट तो फिर निकाल सकते हैं। तो अब उस हिसाब से कोई ये मुझे बता सकता है क्या क्या होगा। -54 वेरी गुड। कैसे लिखेंगे, 2 × 1 -7 × 8, -7 × 8। जो भी वैल्यू आ -7 जाए। into चलो, अब वापस अपने पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर तो डेल्टा की वैल्यू 1 × ब्रैकेट लगा दूं, क्या क्या, 45 minus - 48. 48। वेरी गुड। -2 × तो 36 - 42. 36 - 42. ठीक है, +2 3 × 32 - 32 35. माइनस 32 - 35. 35। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करना तो आसान है। Minus चलो माइनस सॉल्व कर 3 सकते हैं। हाँ चलो ये लिख देते हैं, चलो -3 + तुम्हारी 12 खुशी - को। 9. ये क्या आ जाएगा, -6 यानी +12 और -9 = 0। बड़ा अच्छा है, मैट्रिक्स है, -9. चुपचाप आंसर दे दिया। सॉल्व करना आ गया आपको। yes. चलो, Yes, sir. अब हमने ये सब क्यों किया, अब हमने क्या कहा था, शॉर्टकट बाद में सीखेंगे, लॉन्ग कट सीखने के बाद। तो अब हम बार बार ये सब नहीं करेंगे, सीधे आंसर लिखना सीखेंगे। ये भी ऐसे, अब सीधे आंसर लिखना सीखेंगे। सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसके लिए को फैक्टर प्लस माइनस प्लस होगा, इसके लिए माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस होगा।
दिख रहा होगा, C11, C12, C13 दिमाग में। तो डेल्टा की वैल्यू देखो, मेरे साथ साथ करना। A1, ठीक है, A1 को बाकी सबको दिमाग में हटाया, क्या बचा? B2C3 माइनस, इसको उल्टा B2C3 इसको इंटरचेंज कर दिया, तो B3C2 दिखा? यस ठीक है, माइनस B1 आ जाएगा। मन की आंखों से इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को हटाया, क्या बचा? A2C3 और इसको इंटरचेंज किया, माइनस -A3C2 A3C2 प्लस C1, मन की आंखों से रो 1 और कॉलम 1 को गायब किया, क्या बचा? A2B3 A2B3 उल्टा किया, A3B2, माइनस B2 सही है ये? A3B2 यस Yes. कैसे भी लिखो, B2 A3 A3 B2 सही है मल्टीप्लिकेशन में। यानी 3/3 का मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया क्या अपने को? आ गया Yes, ना? sir. यस चलो तो इस पे एक वैल्यू रख के देख ले क्या जल्दी से, यस सर। एक वैल्यू वाला कर लेते Yes, हैं, छोटा सा, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। इसको लिया 205,723। सर इसको टाइम टारगेट क्वेश्चन रखते हैं। हाँ ये तो तुम लोग तुरंत कर लोगे यार। आपके देखो पास 2 मिनट 40 सेकंड्स है चलो कर लो जल्दी से, लेक्चर बताओ खत्म होने में सर। रो 1 क्या लॉन्ग करना है, जल्दी से बताओ। 2 इंटू 2 इंटू मन की आंखों से इसको गायब किया, सर 2 × 3 2 इंटू ऐसे नहीं 6 माइनस 6 minus 15 माइनस 0 है ना, इसको भी अभी सीखेंगे है ना। -0 इंटू मन की आंखों से इसको गायब किया, 21 सर 7 × 3 minus विच मीन्स 3. ठीक है ये, 21 - 3 प्लस 5 इंटू मन की आंखों से इसको गायब किया, सर 35 - 2 35 minus 2. ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -9 यानी -18, ये तो 0 है खत्म, और ये 33 इंटू 5 तो ये 165, तो ये तो ऐसे ही दिया था मैंने, -183 147 प्लस 147 Yes, प्लस, sir. ठीक है ऐसा कुछ आ गया है ना। वैल्यू से मतलब नहीं है, सॉल्व करना समझ में Yes. आ गया आपको? अच्छा, इट इज सर दूसरी चीज, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू आपको भी। 1 दूसरी मिनट में चीज, आपने कर लिया है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे हम उसी से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको भी लिख लिया। तो जिस भी रो एंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसी के अलोंग करेंगे। समझ में आ गया? सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर हाँ सर आपने सर अभी किया सर, ये तो हम